गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम ईएमए इंटरमीडिएट के कॉस्टिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का क्रेडिट पॉलिसी चैप्टर डील करेंगे। क्रेडिट पॉलिसी के कुछ कोर कॉन्सेप्ट जो हम डील करेंगे, जिसके बेसिस पे आपके क्वेश्चंस बहुत आसानी से बन जाएंगे। फ्रेंड्स, क्रेडिट पॉलिसी मीन्स व्हाट इज क्रेडिट? क्रेडिट मीन्स हाउ मेनी डेज ऑफ क्रेडिट यू अलाउड टू योर डेटर्स। मीन्स आप अपने कंज्यूमर्स को जितने दिन का क्रेडिट पीरियड अलाउ करते हो, ये आपका क्रेडिट हुआ। पॉलिसी मीन्स योर प्लान। दैट मीन्स आप जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आप जब सेल करते हैं, आप जब अपने पॉलिसीज डिसाइड करते हैं, अपने प्लानिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो आपको ये एक डिसीजन लेना होता है कि मेरे पास में कितना वर्किंग कैपिटल है। जैसे लास्ट कॉन्सेप्ट में हमने वर्किंग कैपिटल डील किया था, उसमें आपके पास में जितना, मान लो सपोज इनफ वर्किंग कैपिटल है, मीन्स यू आर अलाउड टू इन्वेस्ट योर फंड इन डेटर्स। तो उस केस में डेटर्स मतलब क्रेडिटर्स, क्रेडिट अमाउंट दिए आप अपने कंज्यूमर्स को, क्रेडिट अलाउ किए हैं आप उनको। तो जितना फंड आपके पास अवेलेबल है और जितना आपको कंफर्टेबल लगता है, तो उतना आप उनको क्रेडिट पीरियड अलाउ करेंगे। से फॉर 30 डेज का क्रेडिट पीरियड अलाउ किए हैं आप, से फॉर 40 डेज का किए हैं, 2 मंथ्स का कर सकते हैं आप। तो जितना ज़्यादा क्रेडिट पीरियड अलाउ करोगे, उतना ज़्यादा आपका सेल बढ़ेगा, बिकॉज इट इज़ पॉजिटिव इंडिकेटर्स टुवर्ड्स द कंज्यूमर्स। आपने कंज्यूमर को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया है। कोई आपका कंपटीटर सिर्फ और कैश सेल ही करता है, क्रेडिट में गुड्स नहीं देता, तो उनकी अपेक्षा आपके पास कंज्यूमर्स ज़्यादा आएंगे, आपके गुड्स का डिमांड ज़्यादा होगा, आपकी क्रेडिट पॉलिसी लिबरल मानी जाएगी। तो शॉर्ट में हम ये बोलें कि हाउ मेनी डेज ऑफ क्रेडिट टू बी अलाउड टू डेटर्स। अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन अराइज हो जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कि आप कितने दिन का क्रेडिट पीरियड अलाउ करो अपने डेटर्स को, क्योंकि इसके कुछ पॉजिटिविटी है तो कुछ निगेटिविटी भी है। दैट मीन्स जितना ज़्यादा क्रेडिट पीरियड रहेगा, अलाउ करोगे आप अपने कंज्यूमर्स को, डेटर्स को, उतना ज़्यादा बेड डेप्ट होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। बेड डेप्ट होने के चांसेस बढ़ेंगे, इसका मतलब कि आपका जो फंड है वो आप डेटर से रिलाइज नहीं कर पाए, दैट मीन्स आपको लॉस हो गया। तो एक तरफ सेल्स बढ़ने का पॉजिटिविटी है, तो एक दूसरी तरफ बेड डेप्ट का भी एक निगेटिविटी है। बट हम उस बेटर प्रोबेबिलिटी देखते हुए बेस्ट डिसीजन कैसे लें, ये हम क्रेडिट पॉलिसी नाम के चैप्टर में डील करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ मैंने आप लोग को एक नोट्स बना करके समझाया हुआ है कि क्रेडिट पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन बेड डेप्ट परसेंटेज। दैट मीन्स इफेक्ट और उसका बेड डेप्ट का परसेंटेज जो है, वो परसेंटेज डिपेंड करता है कम, जैसे मैंने आपको समझाया कि कम से कम क्रेडिट पॉलिसी होगी, कम क्रेडिट पीरियड अलाउ करेंगे आप अपने कंज्यूमर्स को, तो आपका बेड डेप्ट होने के चांसेस नहीं है। जीरो क्रेडिट पीरियड अलाउ करें तो बिल्कुल जीरो है, आपके बेड डेप्ट होंगे ही नहीं, आपको कैश पेमेंट मिलेगा और आप सेल करेंगे। बट जितना ज़्यादा क्रेडिट पीरियड बढ़ता जाएगा, बेड डेप्ट की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती है। तो मैंने इस राइट साइड में इफेक्ट ऑफ क्रेडिट टर्म्स बनाया है, मतलब कि क्रेडिट टर्म्स मतलब कि क्रेडिट पीरियड जितना ज़्यादा होगा, बेड डेप्ट का परसेंटेज उतना ही हाई होगा। इंक्रीज का साइन है ये, हाई होगा। जितना ज़्यादा आपका परसेंटेज बढ़ेगा, क्रेडिट पीरियड टर्म्स बढ़ाएंगे, आपका सेल्स भी उतना ज़्यादा इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन सेल्स। एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स का मतलब डेटर्स। डेटर्स में आपका जो फंड इन्वेस्टेड है, वो फंड आपका जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होती है। इसका मतलब उस फंड को आप कहीं ना कहीं से ले करके आए हैं, अरेंज किए हैं, से फॉर बैंक ओवरड्राफ्ट के रूप में, कैश क्रेडिट के रूप में। तो इस तरीके से उसमें आपको इंटरेस्ट लग रहा होगा, रिटर्न ऑफ रेट ऑफ रिटर्न लग रहा होगा, उसको अपन रेट ऑफ रिटर्न कहेंगे। तो उतने का आपको लॉस होगा। से फॉर कि 1 लाख रुपए का फंड मैंने डेटर्स में इन्वेस्ट किया था लास्ट मंथ, इस मंथ मेरा क्रेडिट पॉलिसी लिबरल हुआ तो 2 लाख का फंड इन्वेस्ट हो गया। तो जो इंक्रीज हुआ 1 लाख का एक्स्ट्रा, उस पे मान लो मैंने उस फंड को अरेंज करने में, वर्किंग कैपिटल अरेंज करने में 15% के रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे लगा है, तो उस 1 लाख पे 15% का जो होगा वो मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी। उसी को हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। फोर्थ, कलेक्शन कॉस्ट पे भी फर्क पड़ता है।
जितना ज़्यादा डेटर्स होंगे उसको कलेक्ट करने के लिए उतना ज़्यादा हमको कलेक्शन कॉस्ट देनी पड़ेगी, बार बार उनको रियलाइज़ करने के लिए बार बार उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, उनके पास लेने जाना पड़ेगा, लोगों को भेजना पड़ेगा। तो कैश रियलाइजेशन की कॉस्ट होती है तो कलेक्शन कॉस्ट कहते हैं। तो हमको ओवरऑल हमारा टारगेट होता है नेट बेनिफिट कैलकुलेट करना, जो हमने यहाँ पर किया हुआ है नेट बेनिफिट। नेट बेनिफिट कैलकुलेट कैसे होगा ये बहुत ध्यान से समझें फ्रेंड्स। नेट बेनिफिट इज टू बी कैलकुलेटेड इन टू मेथड्स। एक तो टोटल अप्रोच है जो बहुत अच्छा मेथड है, कॉन्सेप्चुअली बहुत इजी है, और एक इंक्रीमेंटल मेथड है जो कि थोड़ा सा टेक्निकल है बट वो भी इजी है। दैट मीन्स इंक्रीमेंटल मतलब पिछले मुकाबले हमारा इस बार कितना एक्स्ट्रा फंड इन्वॉल्व हुआ, कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट लगी, कितना एक्स्ट्रा रेवेन्यू हुआ, सिर्फ एक्स्ट्रा पे बात करते हैं अपन, ये इंक्रीमेंटल एक्स्ट्रा। नाउ टोटल अप्रोच में हम जाएं तो से फॉर आपके पास दो तीन अलग अलग क्रेडिट पॉलिसीज हैं। जैसे करंट में हम 30 डेज का क्रेडिट पीरियड अलाउ करते थे, हमने पॉलिसी चेंज करने की बात की तो सेकंड पॉलिसी हमारी ये हुई कि हम उस क्रेडिट पॉलिसी को सपोज से फॉर 10 डेज इंक्रीज करके 40 डेज का कर लिए। तो हम जब क्रेडिट पॉलिसी इंक्रीज करेंगे तो ये हमारी सेकंड पॉलिसी हुई से फॉर। थर्ड पॉलिसी हम हो सकता है 50 डेज का प्लान कर रहे हो। तो इन तीनों पॉलिसी को एनालाइज करने के लिए इसमें सबसे ज़्यादा जो नेट बेनिफिट हमारा होगा उस पॉलिसी को अडॉप्ट किया जाएगा फ्रेंड। मतलब जो हम सेल्स और ये नेट बेनिफिट निकालने का भी फंडामेंटल फॉर्मेट पढ़ रहे हैं, इस फॉर्मेट में जो नेट बेनिफिट हमारा यहाँ निकलेगा उसमें सबसे ज़्यादा जिस पॉलिसी का नेट बेनिफिट होगा हम वो पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे। दैट मीन्स सेल्स सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे, जैसे पॉलिसी फर्स्ट में हमारे 30 डेज के क्रेडिट पीरियड में सेल्स मान लो 1 लाख रुपीज़ का है सिंपली। सेकेंड पॉलिसी में हम जब 40 डेज उसको करेंगे तो कंज्यूमर्स अट्रैक्ट होंगे, सेल्स डेफिनेटली बढ़ेगा, जैसे कि हमने ऊपर यहाँ पर देखा था इंक्रीज इन सेल्स। यस, बिकॉज क्रेडिट टर्म्स बढ़ाने से आपकी सेल्स भी इंक्रीज होती है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट विथ क्रेडिट पॉलिसी टर्म। वैसे ही सेल्स के बाद माइनस करेंगे आप वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन निकलेगा, जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग का अप्रोच आपने लिया था। कंट्रीब्यूशन में फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे, इसमें इंटरेस्ट का पोर्शन इंक्लूड नहीं रहेगा तो ये ईबीआईटी आ जाएगा, इससे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट माइनस करने के बाद अर्निंग बिफोर टैक्स होगा। अर्निंग बिफोर टैक्स में आपको जैसे पहले टैक्स माइनस करते थे, इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर क्रेडिट पॉलिसी वाले कॉन्सेप्ट में आती है। एक तो बेड डेप्ट और दूसरा कैश डिस्काउंट। बेड डेप्ट और कैश डिस्काउंट हमारे लिए एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं, तो उन एक्सपेंसेस और लॉसेस को हम अर्निंग बिफोर टैक्स से माइनस करेंगे और फिर टैक्स कैलकुलेट होगा, बिकॉज ये दोनों ही आइटम इनकम टैक्स एक्ट में अलाउेबल आइटम हैं। देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट होगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स की मिस्टेक होती है वो ये है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स, जो हमने यहाँ पर समझाया था। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, इसको ध्यान से समझना, पूरी क्रेडिट पॉलिसी इसी पे बेस्ड है। इसे कैसे निकाला जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसको माइनस करने पे नेट बेनिफिट निकलेगा हमारा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स कैसे निकलेगा, बहुत ही सिंपल है। डेटर्स में इन्वेस्टमेंट आपका क्रेडिट पॉलिसी के टर्म्स पे डिपेंड करता है। क्रेडिट पॉलिसी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, लिबरल होती जाएगी, दैट मीन्स 30 डेज का 40 डेज हो जाएगा, 50 डेज हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंगली डेटर्स में इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ता जाएगा। आपके ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स आपसे क्रेडिट में लेकर के जाएंगे। पहले आप 30 डेज के जितना ही डेटर्स में इन्वेस्ट करते थे, अब 40 डेज के जितना करोगे, मतलब एवरेज डेटर्स आपका बढ़ेगा, मतलब वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट में ज़्यादा फंड की रिक्वायरमेंट होगी। तो उस केस में आपको उस ज़्यादा टर्म्स की जो इन्वॉल्वमेंट आपकी होगी वहाँ पर आपको जो फंड अरेंज करके आप कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट से लेकर के आए हैं वहाँ आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कैलकुलेशन डेटर्स में होगा। कैसे होगा, से फॉर आप अमाउंट आपका एवरेज डेटर्स का 1 लाख आया है, तो उस 1 लाख के अमाउंट में जो अरेंज करने पे आपको 15% का कॉस्ट लग रहा है, तो 15% का कॉस्ट आपका उस 1 लाख के पीछे जो आया है वो आपकी रेवेन्यू कॉस्ट है, मतलब वो आपका इंटरेस्ट कॉस्ट है, वो आपका एडिशनल कॉस्ट है, इंटरेस्ट कॉस्ट है जो इंक्रीज्ड डेटर्स पे लगा है। दैट मीन्स
उस डेटर पे जो फंड अरेंज करना पड़ा, हमें मार्केट से लाना पड़ा, या तो फिर हमारे पास खुद का था तो हम कहीं और इन्वेस्ट करते, वो नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो या इंटरेस्ट कॉस्ट हो, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर आएगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब आपका खुद का फंड है और आप कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट करते, वो नहीं कर रहे हैं आप यहाँ डेटर्स में बढ़ने के कारण, तो आप उस दूसरी जगह इन्वेस्ट करने पे जितना रिटर्न हमको होता है, रेट ऑफ रिटर्न, वो लेते हैं अपन। और सपोज आप लोन लेकर के आए हैं, कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आए हैं, तो उसमें जितना आपको इंटरेस्ट लग रहा है, आप उस परसेंटेज को भी ले सकते हैं। तो ये दोनों परसेंटेज को आप अप्लाई करेंगे डेटर्स के अमाउंट पे, इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स पे, तभी आपका रेवेन्यू आइटम बनेगा, बिकॉज डेटर्स तो बैलेंस शीट आइटम है। और ये सारा जो प्रोसीजर चल रहा है वो हमारा नेट बेनिफिट निकालने के लिए, मतलब रेवेन्यू आइटम निकालने के लिए हो रहा है। तो यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट एक्सपेंसेस, यू हैव टू कैलकुलेट फ्रेंड्स एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस के टर्म्स में डेटर्स को कन्वर्ट करने के लिए ही आप क्या करेंगे, एक निश्चित परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे। उस परसेंटेज को हम या तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह करके पुकारें, या तो फिर हम रेट ऑफ रिटर्न कह करके पुकारें। हमारा खुद का फंड होगा तो रेट ऑफ रिटर्न होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के रूप में, हम बोरो करके लाए होंगे तो बोरोइंग कॉस्ट होगी हमारी इंटरेस्ट के रूप में। ये दोनों ही चीज़ें हम इस दोनों में से कोई भी एक चीज़ हम डेटर्स में मल्टीप्लाई करेंगे और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से माइनस करेंगे, तो हमारा नेट बेनिफिट निकलता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, क्रेडिट पॉलिसी के चैप्टर में डेटर्स का कैलकुलेशन और उस डेटर्स में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या रेट ऑफ रिटर्न या इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करके नेट बेनिफिट निकालना इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, बिकॉज इस नेट बेनिफिट के बेसिस पे ही क्रेडिट टर्म्स सेट किया जाता है, और यही तो क्रेडिट पॉलिसी है। ऑर्गेनाइजेशंस अपनी क्रेडिट पॉलिसी, क्रेडिट पीरियड को इस नेट बेनिफिट के बेसिस पे ही सेट करती है। सारे अलग अलग ऑप्शंस पे नेट बेनिफिट निकाला जाता है, और उसके बेसिस पे जिस पॉलिसी का नेट बेनिफिट सबसे ज़्यादा अच्छा आया, सबसे ज़्यादा आया, हायर वैल्यू आई, उस पॉलिसी को सेट करके अनाउंस कर दिया जाता है कि कंपनी इज नाउ विलिंग टू अलाउ इट्स डेटर्स और कंज्यूमर्स द क्रेडिट पीरियड ऑफ 40 days और 50 days और 60 days वॉट एवर। नाउ जो क्रेडिट पीरियड का कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में देखा था, वो फिर से एक बार रिकॉल होगा फ्रेंड्स। ये सेम फॉर्मूला होता है। कलेक्शन पीरियड, जैसे हम यहाँ पर अभी 30 डेज 40 डेज जो बात कर रहे हैं, ये वही कलेक्शन पीरियड है जो हम कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स के रूप में लास्ट क्लास में पढ़े थे। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स का जो 30 डेज या 40 डेज का पीरियड है, वो इज इक्वल्स इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स, मतलब जो एवरेज डेटर्स हम कहते थे, मतलब मैंने उसको इस तरीके से बोला था, फिर से रिवाइज करा दूं कि कलेक्शन फ्रॉम होम डेटर्स, डेटर्स किससे क्रिएट होगा, क्रेडिट सेल्स से, तो ये नीचे क्रेडिट सेल्स। इस तरीके से फॉर्मूला मैंने आप लोग को लिंक कराया था। कलेक्शन पीरियड 30 डेज का है, सिर्फ, और 30 इज इक्वल्स डेज का है, तो आपका जो कॉस्ट ऑफ सेल्स होगा वो डेली बेसिस पे निकलेगा, इसलिए आप इस कॉस्ट ऑफ सेल्स को आप डिवाइड करेंगे 360 से और 365 से। और इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स को हम एवरेज डेटर्स नाम से पढ़े थे। एवरेज डेटर्स का मतलब आपका जिस पीरियड का भी आप निकाल रहे हैं, सपोज मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, तो आप उस ईयरली के बेसिस पे आप इस टोटल डेटर्स निकालेंगे, इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, जो एवरेज, सिंपल एवरेज डेटर्स होता है वो निकालेंगे आप। नाउ, तो ये पॉलिसी फ्रेंड्स आपकी हुई क्रेडिट पॉलिसी और उसका फॉर्मेट हुआ। मैंने आपको जैसे समझाया था, एक एग्जाम्पल के रूप में इसको अपन फिर से समझते हैं, जिससे कि आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट डेटर्स बहुत आसानी से तो नेट बेनिफिट निकाल सको। एग्जाम्पल के जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये हैं। 30 डेज का सपोज क्रेडिट टर्म्स है, तो ये हमारी करंट पॉलिसी है, जिसको हम अभी कंपनी 30 डेज का क्रेडिट पॉलिसी अलाउ कर रही है, क्रेडिट टर्म्स दे रही है। प्रपोज्ड पॉलिसी सपोज से फॉर 40 डेज का है, तो 30 डेज से 40 डेज कंपनी जाना चाहती है। सेल्स 6 लाख था एग्जिस्टिंग, कंपनी लिबरल क्रेडिट पॉलिसी के साथ इंट्रोड्यूस होती है, मतलब कंज्यूमर्स को 10 दिन ज़्यादा एक्स्ट्रा क्रेडिट देती है, तो उनका सेल्स बढ़ करके 630 हो जाएगा, ये एक एस्टिमेशन है। बेड डेप्ट 1% होता था पहले, तो 1.5 होगा, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि जब क्रेडिट पीरियड लिबरल फॉर्म में आप अलाउ करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट टर्म्स अपने कंज्यूमर्स को देंगे, 40 दिन का क्रेडिट पीरियड देंगे, तो आपका फर्स्ट 1% का बेड डेप्ट हो रहा था वो उसमें इंक्रीज होगा, तो 1.5 क्वेश्चन में है। कॉमन इन्फॉर्मेशन है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट से फॉर 3 रुपीज़ पर यूनिट की है, कॉस्ट पर यूनिट 2.25 है, फ्रेंड्स कॉस्ट लिखा हुआ है ध्यान देंगे, मतलब टोटल कॉस्ट होगी वो। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 2 रुपीज़ की है। रेट ऑफ रिटर्न जैसे मैंने आपको बताया था 20% से। नाउ, अब हम कैसे नेट बेनिफिट इस पूरे कॉन्सेप्ट में समझें, तो ध्यान से देखें आप। करंट पॉलिसी में
6 लाख की सेल्स पे 3 रुपीज पर यूनिट का सेल्स प्राइस है, दैट मीन्स 2 लाख यूनिट आप सेल कर रहे हैं। प्रपोज्ड पॉलिसी में 6,30,000 आपका सेल्स अमाउंट है, 3 रुपीज की सेल्स एज इट इज वही रहेगी, तो आप 2,10,000 यूनिट सेल कर रहे हैं, मीन्स इट इज यूनिट। नाउ वेरिएबल कॉस्ट 2 रुपीज पर यूनिट गिवन इन क्वेश्चन, तो 2 रुपीज के बेसिस पे 2 लाख से मल्टीप्लाई करके 4 लाख आ जाएगा। 2 रुपीज के बेसिस पे 2,10,000 को मल्टीप्लाई करके 2,10,000 4,20,000 आएगा। नाउ वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद, जैसे कि फॉर्मेट में आपको मैंने समझाया था, आपका कंट्रीब्यूशन आता है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। मार्जिनल कॉस्टिंग में काफ़ी अच्छे से समझे हैं आप लोग। 2 लैक्स और ये 6,30,000 माइनस 4,20,000 इज इक्वल टू 2,10,000। मीन्स कॉन्ट्रीब्यूशन के बाद आपका फिक्स्ड कॉस्ट होगा। तो जैसे कि आपको क्वेश्चन में 2.25 टोटल कॉस्ट दिया हुआ है और वेरिएबल कॉस्ट उसमें से 2 रुपीज़ दिया हुआ है, तो 0.25 इज योर फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स होती है, अमाउंट वाइज फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स होती है, यूनिट्स के चेंज होने से चेंज नहीं होती है। तो 0.25 को एक बेसिक यूनिट हमारे 2 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50,000 आएगा, जो कि यूनिट के इंक्रीज होने पे भी सेम एज इट इज 50,000 ही रहेगा। ये इंपॉर्टेंट मार्क इसलिए मैंने एस्ट्रिक मार्क किया कि 50,000 आपका ये दोनों ही इक्वल रहेगा अमाउंट के टर्म में। फिक्स्ड कॉस्ट का नेचर ही वो रहता है जो कि आप अमाउंट के टर्म में फिक्स रहता है, चाहे यूनिट्स चेंज होती जाए, सेल्स आपका चेंज होते जाए। फिक्स्ड कॉस्ट कंट्रीब्यूशन में से माइनस करने पे फ्रेंड्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आता है। इंटरेस्ट का अमाउंट यहाँ क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो अर्निंग बिफोर टैक्स ही यही हो गया। अर्निंग बिफोर टैक्स में से आप बेड डेप्ट माइनस करते हैं। एग्जिस्टिंग पॉलिसी में आपका बेड डेप्ट 1% ऑफ टोटल सेल्स दिया हुआ है, तो 1% ऑफ टोटल सेल्स मीन्स 6 लाख का सेल्स है। 1% ऑफ 6 लाख मीन्स 6,000 रुपीज़ आपका बेड डेप्ट के रूप में लॉस होगा, जो इनकम टैक्स एक्ट में अलाउेबल है। इसलिए टैक्स कैलकुलेशन के पर्पस से पहले हमने उसको डिडक्ट कर दिया प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से, अर्निंग बिफोर टैक्स में से। देन सपोज इस क्वेश्चन में तो नहीं है, बट कई बार क्वेश्चन में क्रेडिट कैश डिस्काउंट भी दिया जाता है। क्रेडिट पॉलिसी के साथ साथ कैश डिस्काउंट भी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, बिकॉज कैश डिस्काउंट जितना ज़्यादा होगा वो भी आपका रेवेन्यू लॉस होगा, वो भी आपका एक्सपेंसेस है। तो आप इसको बेड डेप्ट के नीचे माइनस करेंगे, जितना भी दिया होगा दोनों पॉलिसीज में वो माइनस करते जाएंगे। नाउ देन दोनों ही अल्टरनेटिव्स को हमको कंपेयर करके नेट बेनिफिट निकालना है, और नेट बेनिफिट जिसका ज़्यादा आएगा वो क्रेडिट पॉलिसी एक्सेप्टेबल मानी जाएगी। टैक्स भी क्वेश्चन में नहीं है, टैक्स होता तो यहाँ कैलकुलेट करते। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये आपका 1,50,000 में से 6,000 माइनस करने पे 1,44,000 आ गया। 1,44,000 आपका फर्स्ट क्रेडिट पॉलिसी, जो आपकी करंट क्रेडिट पॉलिसी है, 30 डेज का क्रेडिट पीरियड है, उसमें आपका नेट बेनिफिट अभी निकलेगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है 1,44,000, और प्रपोज्ड पॉलिसी में जब आप 30 डेज को 40 डेज कर लेते हो, 30 डेज का एग्जिस्टिंग था, 40 डेज का आपका प्रपोज्ड हो गया, तो उस केस में आपका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 1,50,550 आया। क्यों? क्योंकि बेड डेप्ट 1.5% ऑफ 6,30,000 होगा, तो 9,450 आएगा। देन इंपॉर्टेंट पार्ट, जो फिर से अगेन बोल दूं, थर्ड टाइम रिवीजन हो रहा है, इसमें न्यूमेरिकल इस बार एग्जांपल के साथ हो रहा है। इन्वेस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स। तो इसको कैसे निकालते हैं हम? सबसे पहले डेटर्स कैलकुलेट करेंगे। डेटर कैसे कैलकुलेट होगा, मैंने आप लोग को फॉर्मूला सिखाया हुआ है। कलेक्शन पीरियड जो आपका हुआ है यहाँ पर है 30 डेज का, जो आपका पीरियड अलाउ किए हैं आप, तो हम ये मान के चलेंगे कि 30 डेज में आपको कलेक्ट होगा अमाउंट 30 डेज। देन आपको जो टोटल एवरेज डेटर्स है वो कैलकुलेट होगा। मैंने फॉर्मूला आप लोगों को यहाँ इस तरीके से समझाया था। कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स अपॉन कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइड बाय 360। तो फ्रेंड्स यहाँ आपका टोटल जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो निकालना हमको पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स 4,50,000 होगा। कैसे? वेरिएबल कॉस्ट 4 लाख की और फिक्स्ड कॉस्ट 50,000 की। 4 लाख और 50,000 का एडिशन करके 4,50,000 आपकी करंट क्रेडिट पॉलिसी 30 डेज वाले अल्टरनेटिव्स में कॉस्ट ऑफ सेल्स हुआ। तो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में आपका जो क्रेडिट पीरियड है 30 डेज का, वो मल्टीप्लाई होगा डिवाइड बाय 360 इंटू रेट ऑफ रिटर्न 20% जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो। इससे आपका 7,500 निकल जाएगा। ये आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डेटर है। ये फॉर्मूला सेम यही फॉर्मूला है जिसको आपने यहाँ लिखा है। जैसे से फॉर यहाँ पर 30 डेज हुआ, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स जो इस साइड है वो आपका ट्रांसफर होकर के ऊपर आ जाएगा और 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 लाख
50,000, 360 डिवाइड नीचे है तो डिवीजन में होगा ये 360 मल्टीप्लाइड इज इक्वल टू, ये आपका जो इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स है ये आ जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट इन डेटर आपका जो भी आया उसमें आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 20%, क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट इन डेटर नहीं निकालना है, आपको यहाँ पर जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्रेडिट पॉलिसी पढ़ रहे हैं, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट इन डेटर जितना भी आपका आया होगा उसका 20% करेंगे, क्योंकि आपको रिवेन्यू आइटम चाहिए। मैंने क्लियर कट यहाँ लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट इन डेटर इज बैलेंस शीट आइटम, hence rate of return into investment in debtor is equal to opportunity cost of investment in debtor। मैं इसकी पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा साथ में अटैचमेंट के साथ। इन्वेस्टमेंट इन डेटर इज बैलेंस शीट आइटम, मतलब कि डेटर्स में इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट आइटम है, जो कि हम जबकि नेट बेनिफिट कैलकुलेट कर रहे हैं मतलब रिवेन्यू आइटम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसलिए हमें उसको 20% जो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो या रेट ऑफ रिटर्न हो या अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो, हमको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब वो रिवेन्यू आइटम में कन्वर्ट होगा। और फिर इस तरीके से आपका यहाँ पर जो अभी एग्जिस्टिंग पॉलिसी में 7500 आया, वैसे ही प्रपोज्ड पॉलिसी में 4,20,000 कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है, 50,000 कॉस्ट फिक्स कॉस्ट है, इन दोनों को ऐड करेंगे आप 4,70,000 होगा। और क्रेडिट पीरियड आपका 40 डेज का है, तो 4,70,000 इंटू 40 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय 20%, 10,444 रुपीज़। ये आपका फिर से क्या आया, फिर से बोल दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स, जिसको आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से माइनस करते हैं नेट बेनिफिट कैलकुलेट करने के लिए, और ये नेट बेनिफिट के बेसिस पे ही आप सेलेक्ट करते हैं कि कौन सी क्रेडिट पॉलिसी बेनिफिशियल हमारे ऑर्गेनाइजेशन। नेट बेनिफिट इस तरीके से आपका करंट पॉलिसी में 1,36,500 आया और प्रपोज्ड पॉलिसी में 1,40,106 आया। तो मीन्स इनमें से ज़्यादा बेटर कौन सा है, 1,40,000 ऑब्वियसली इंक्रीज है, ज़्यादा है, मोर है, तो हम बेटर पॉलिसी मानेंगे इसको। और प्रपोज पॉलिसी जो 30 डेज से 40 डेज करने का जो पॉलिसी में अल्टरनेटिव चल रहा है, उसमें हम अडॉप्ट करने के लिए अपनी रिपोर्ट देंगे कि 40 डेज का क्रेडिट पीरियड ज़्यादा बेनिफिशियल है, इसका नेट बेनिफिट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 30 डेज क्रेडिट। मीन्स बी में अपना कन्फ्रेंस क्या होगा, अपना इन्फ्रेंस ये निकलेगा, बी में इंक्रीज क्रेडिट पॉलिसी क्रेडिट पीरियड बाय 10 मोर डेज, मीन्स एग्जिस्टिंग पॉलिसी इज 30 डेज, 10 मोर डेज बढ़ा करके हम उसको 40 डेज करना प्रपोज करते हैं। वी में इंक्रीज टू गेट बेनिफिट, मोर बेनिफिट, नेट बेनिफिट हमारा ज़्यादा होगा। तो फ्रेंड्स क्रेडिट पॉलिसी में सिर्फ इतना ही है। अगेन फिर से बता दूं, क्रेडिट पॉलिसी में आपको एक तो या तो आप इंक्रीमेंटल अप्रोच से निकाल सकते हैं कि पुराने 30 डेज वाले पॉलिसी में हमारा कितना था, इस पॉलिसी में कितना है, तो इंक्रीमेंटल वे में आप ले सकते हैं, और या तो आप टोटल अप्रोच पे निकाल सकते हैं। जितने भी अल्टरनेटिव्स हैं उसके आप अलग अलग कॉलम्स बना लीजिए। पर्टिकुलर कॉलम बहुत सिंपल है, जैसे आप सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने पे कंट्रीब्यूशन निकालते हैं, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट तो आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो आपका ईबीटी, और फिर आपको सिर्फ टैक्स जो कैलकुलेट करना होता है उससे पहले आपको दो इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी होती है, बेड डेप्ट है तो माइनस होगा, जो कैश डिस्काउंट है वो भी माइनस होगा, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल करके आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ डेटर्स इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स निकालना पड़ता है, मतलब कि डेटर का अमाउंट कैलकुलेट करोगे और उसका आप जितना भी परसेंटेज दिया हुआ है वो आप उसको मल्टीप्लाई करोगे, जितना आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से माइनस करेंगे, नेट बेनिफिट निकलेगा। जितनी भी अलग अलग अल्टरनेटिव्स हैं उन सबका नेट बेनिफिट निकालने पे सबसे ज़्यादा जिसका नेट बेनिफिट आया है उस पॉलिसी को आप अडॉप्ट करेंगे और अपना रिकमेंडेशन दे करके आएंगे कि हमें इस क्रेडिट पॉलिसी को अडॉप्ट करना चाहिए, बिकॉज ये हमारे कंपनी और हमारे एंटरप्राइज के लिए ज़्यादा बेनिफिट है या ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। विथ कैलकुलेशन हम कमेंट करके आएँ और हमारा उसमें पूरे पूरे कंप्लीट मार्क्स मिलेगा, हमको पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच से समझ में आ चुका है। इसलिए आप हमेशा किसी भी कॉन्सेप्ट को रटने की आवश्यकता नहीं है, फॉर्मूला याद करने की नीड नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है, क्योंकि आपको सिर्फ एग्ज़ाम पास नहीं करना है, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल सिनेरियो में जा करके फैक्ट्रीज़ में, ऑर्गेनाइजेशन में, आप जितने भी कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम जहाँ लगता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया जाता है, पोर्टफोलियो आप मैनेज करेंगे अपने क्लाइंट्स का, तो वहाँ सब जगह आपको प्रैक्टिकल अप्रोच होगा, तभी आप अपना कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल सिनेरियो में यूटिलाइज कर पाएंगे फ्रेंड। तो इस विशिंग विशेष के साथ कि आप इन सबको प्रैक्टिकली समझे होंगे, याद किया हुआ ना एग्जाम में काम आएगा ना आगे प्रैक्टिकल लाइफ में काम आएगा, इसलिए याद आपको करना नहीं है, सारे चीज़ों को आपको प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट में ही करना है। और मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं फ्रेंड्स, मैं सारे कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सारे कॉन्सेप्ट का इस तरीके से सारे टॉपिक्स का आपका पूरा सिलेबस कवर करते हुए कॉन्सेप्ट बनाने की तैयारी में हूँ।
और सारे कॉन्सेप्ट आपका इस तरीके से बन जाएगा। और एक बार आप रिवाइज करेंगे, इससे क्वेश्चंस जो आप बनाएंगे, यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट विथ मी। आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। आपको मेरे वीडियोस में जो भी और कमी लग रही है, या जो भी आपको और एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट में लेक्चर्स चाहिए, आप उसमें फ़ोन में कॉन्टैक्ट करके मेरे से आप ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आप काफ़ी अच्छे से पढ़िए, अभी लॉकडाउन का सीज़न चल रहा है, इसमें बहुत अच्छे से पढ़ करके आप अपना वेपन क्रिएट कर लीजिए। टाइम इनफ है आपके पास, आप ऑल इंडिया रैंक के लिए एलिजिबल हो। थैंक यू।